हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड विषय से संबंधित नदी तंत्र की एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं और ये हमारी नदी तंत्र से संबंधित आखिरी वीडियो है। इसका नाम है काली नदी तंत्र। नदी तंत्र से संबंधित हम सबसे पहली वीडियो में यमुना टॉन्स नदी को तंत्र को लेकर आए थे। उसके बाद दूसरी वीडियो में गंगा और भागीरथी नदी तंत्र को देखा और फिर तीसरी वीडियो में मैं आपके सामने अलकनंदा नदी तंत्र को लेकर आया था और साथ ही साथ हमने पश्चिमी रामगंगा, कोसी और खो नदी तंत्र को भी इसमें वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इसी क्रम में अब हम पूर्व की दिशा की ओर बढ़ चुके हैं, अर्थात कुमाऊं जिले में, कुमाऊं मंडल में एक और महत्वपूर्ण उत्तराखंड की प्रमुख नदी तंत्र काली नदी तंत्र पर आज चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र में भी सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर में उत्तराखंड में काली नदी की स्थिति कहां पर है। उत्तराखंड के अलावा काली नदी अन्य किसी देश में या फिर राज्य से होकर गुजरती है तो उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ काली नदी के अन्य नामों पर चर्चा होगी और फिर काली नदी के उद्गम स्थल पर भी चर्चा होगी। इसे जानने के पश्चात फिर हम शुरू कर देंगे अपने काली नदी तंत्र को और एक एक करके इसकी सहायक नदियां और जो प्रमुख प्रमुख स्थल या घटनाएं होगी उन पर एक एक करके प्रकाश डालते हुए चलेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अध्ययन किया जाएगा कि काली नदी की उत्तराखंड में स्थिति कहां पर है, आखिर में किन किन जिलों से होकर काली नदी बहती है और फिर उत्तराखंड से बाहर कहां चली जाती है। देखिए, ये है हमारा उत्तराखंड, ये कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, ये गढ़वाल मंडल में हरिद्वार जिला, देहरादून। उम्मीद करता हूं अब तो आप लोग याद कर चुके होंगे, रोजाना जो रोज मेरा नदी तंत्र देख रहे होंगे। ये उत्तरकाशी, ये चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और ये हमारा नैनीताल। हमने एक एक करके उत्तराखंड के सभी नदी तंत्रों को अपने उत्तराखंड में मैप के आधार पर देखा, जिनमें सबसे पश्चिम में यहां पर हमने देखा था ये टॉन्स नदी और फिर ये यमुना नदी जो आगे इस प्रकार से यहां से बाहर चली गई थी। दूसरा नदी तंत्र था हमारा भागीरथी गंगा नदी तंत्र, जिसमें उत्तरकाशी से भागीरथी इस प्रकार से बहते हुए टिहरी में देवप्रयाग तक पहुंचती है और फिर यहां से देवप्रयाग से गंगा के नाम से हरिद्वार, ऋषिकेश यानी हरिद्वार होते हुए बाहर निकल जाती है। इसी के साथ साथ अलकनंदा नदी तंत्र चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल से होते हुए सीधा देवप्रयाग में आकर भागीरथी नदी में मिल जाती है और यहीं से आगे फिर हमने इस गंगा नदी तंत्र को भी पढ़ा था। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुमाऊं में ही एक दूसरा नदी तंत्र था, पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र, जो हमारे पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से हमें देखने को मिला था और अल्मोड़ा होते हुए, नैनीताल होते हुए वो फिर इस प्रकार से बाहर चले गया था। आज महत्वपूर्ण नदी तंत्र है हमारा काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र की अगर हम उत्तराखंड में स्थिति देखें तो ये पिथौरागढ़ जिला है और इसी पिथौरागढ़ जिले के बिल्कुल उत्तर पूर्वी छोर से यानी कि लिपुलेख ग्लेशियर से हमारी काली नदी निकलेगी और नेपाल और उत्तराखंड का बिल्कुल इस प्रकार से बॉर्डर बनाते हुए सीधा चंपावत और चंपावत से सीधा ये नेपाल में प्रवेश कर जाएगी। इसके बाद नेपाल से भी ये नदी बाहर यूपी चले जाती है और यूपी में बहराइच नामक क्षेत्र पर यूपी में इसे फिर वापस सरयू नदी के नाम से जाना जाएगा और अंततः ये गंगा नदी में अपना संगम बना लेती है। तो इस प्रकार से नेपाल से होते हुए ये पूरा यूपी चले जाती है और उत्तराखंड में सिर्फ अगर आप यहाँ पर जिले देखें तो पिथौरागढ़ और चंपावत में अपना तंत्र बनाते हुए आगे बढ़ेगी हमारी काली नदी। तो ये तो रही हमारी सभी नदी तंत्रों को, एक एक करके सभी नदी तंत्रों को उत्तराखंड में हमने नक्शे के माध्यम से देखा और इस प्रकार से फिर काली नदी की भी जिलों के आधार पर स्थिति है। आइए चलिए जानते हैं कि काली नदी के अन्य नाम क्या है और फिर कहां कहां से काली नदी का उद्गम
देखने को मिलता है। अगर अन्य नामों की बात की जाए अन्य नाम, तो काली नदी के बहुत सारे हमें नाम देखने को मिलते हैं, जैसे महाकाली, काला पानी गाड़, इसके अलावा काली गंगा, इसके अलावा श्यामा और शारदा। ये वो सारे नाम हैं जो काली नदी के अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से महाकाली की अगर हम बात करें तो महाकाली इसे नेपाल के क्षेत्र में कहा जाता है, वो भी जब ये नदी उद्गम होती है उससे कुछ दूरी तक इसे महाकाली के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात नेपाल में महाकाली के नाम से इसे पुकारते हैं। बाकी काला पानी गाड़, काली गंगा ये उत्तराखंड में ही नाम है। और अगर श्यामा की बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्यामा नदी। काली नदी का उल्लेख हमें स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है और यहाँ पर इस नदी को श्यामा नदी के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो आप याद रखेंगे स्कंद पुराण में और स्कंद पुराण के भी मानस खंड में इस नदी का उल्लेख हमें श्यामा नदी के नाम से मिलता है। और इसी के साथ साथ इसी स्कंद पुराण में इस नदी को अपवित्र नदी माना गया है। इस नदी को अपवित्र नदी भी माना जाता है। अगर आप कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी पर बात करेंगे तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी इसी की एक सहायक नदी देखने को मिलेगी जिसे सरयू के नाम से जाना जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी, परंतु अभी फिलहाल चर्चा हो रही है काली नदी पर। काली नदी को अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ इसका श्यामा नाम से स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है और इसके अलावा ये हमें बहुत सारे नाम मिलते हैं। शारदा भी इसे नेपाल वाले क्षेत्र में ही कहा जाता है। तो ये बहुत सारे नाम काली नदी के हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और हमें आने चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब इस पर बात होगी काली नदी के उद्गम स्थल पर। आइए चलिए जानते हैं अब इसके उद्गम स्थल के साथ साथ पूरे काली नदी के तंत्र पर भी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काली नदी तंत्र को। काली नदी तंत्र की अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो इसके लिए हमें पिथौरागढ़ में जाना पड़ेगा, बिल्कुल ग्लेशियर में। और जहां से इस नदी का उद्गम होता है ये स्थल वास्तव में एक विवादित एरिया है, क्योंकि आज भी नेपाल कहता है कि काली नदी हमारे क्षेत्र से उद्गमित होती है, भारत कहता है कि काली नदी हमारे क्षेत्र से निकलती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आखिर में कहां से काली नदी का उद्गम होता है। देखिए, काली नदी के लिए जाना पड़ेगा पिथौरागढ़ जिले में, और पिथौरागढ़ जिले में एक पर्वत श्रेणी है इस प्रकार से, ये वाले, और इसका नाम है जाक्सर। जाक्सर श्रेणी। इसी जाक्सर श्रेणी के दक्षिण में एक ग्लेशियर है जिसे हम लिपुलेख ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। यह है वो लिपुलेख ग्लेशियर। लिपुलेख ग्लेशियर, और इसी लिपुलेख ग्लेशियर में एक दर्रा है जिसे इसी के नाम पर जाना जाता है, लिपुलेख दर्रे के नाम से। यहीं पर दर्रा है और इसे लिपुलेख दर्रे के नाम से जाना जाता है। जाक्सर श्रेणी के दक्षिण में लिपुलेख ग्लेशियर है और इसी लिपुलेख ग्लेशियर में लिपुलेख दर्रा है। ये सारे मैं काली नदी के उद्गम स्थलों की चर्चा कर रहा हूं। इसके अलावा
इसके जो आसपास का ये क्षेत्र है, इस ग्लेशियर के दक्षिण वाला, इसको काला पानी गाढ़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में पिछली पेपर में प्रश्न आया था कि काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वहाँ पर लिपुलेख ग्लेशियर ना होकर काला पानी गाढ़ क्षेत्र था। तो कहाँ से होता है? काला पानी गाढ़ क्षेत्र, ये भी उद्गम स्थल है हमारा काली नदी का। ये वो सारे मैंने आपको स्थल लिखवाए हैं, लिपुलेख ग्लेशियर, लिपुलेख दर्रा और काला पानी गाढ़ क्षेत्र, जो सारे जगसर श्रेणी के दक्षिण में है। यहीं से हमारी काली नदी का उद्गम होता है। तो आइए चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार से हमारी काली नदी आगे बढ़ती है और कहाँ कहाँ से गुजरते हुए कौन कौन से तंत्र को अपने, कौन कौन सी नदियों को अपने में समाहित करते हुए फिर किस प्रकार से आगे बढ़ती है। आइए इसे जानते हैं। काली नदी की शुरुआत इस प्रकार से होती है। और जब हमारी काली नदी आगे बढ़ती है इन क्षेत्रों से, लिपुलेख ग्लेशियर या आप कह सकते हैं इस काला पानी गाढ़ क्षेत्र से, तो सबसे पहले यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है और उसी मंदिर के नाम पर इसका काली नदी भी नाम पड़ा है। यहाँ पर एक मंदिर है, ये मंदिर बिल्कुल बॉर्डर पर है, चाइना और भारत के बॉर्डर पर। इस मंदिर को प्राचीन काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर है प्राचीन काली मंदिर। ये इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए ठीक इस मंदिर के नीचे एक यहाँ पर घाटी है इस प्रकार से, और इस घाटी को जाना जाता है व्यास घाटी के नाम से। पेपर में पूछा जाता है कि व्यास घाटी किस जिले में है? व्यास घाटी। देखिए व्यास घाटी, व्यास गुफा, ये अलग अलग जिलों में है। व्यास गुफा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अलकनंदा नदी तंत्र का वीडियो देख लिया है तो आप देखेंगे कि अलकनंदा नदी तंत्र के साथ ही व्यास गुफा भी है, गणेश गुफा भी है और मुचकुंद गुफा भी है। अगर घाटी की बात आती है कि व्यास घाटी कहाँ पर है, तो ये वो सारी की सारी चमोली जनपद में थी और व्यास घाटी हमारी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो आगे बढ़ते हुए प्राचीन काली मंदिर के बाद ये नदी गुजरती है व्यास घाटी से, और व्यास घाटी से फिर नदी आगे बढ़ते हुए तुरंत एक दूसरी घाटी शुरू हो जाती है जिसे कुटी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारी काली नदी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए इस नदी के साथ एक और दूसरी घाटी बनी हुई है और ये घाटी जानी जाती है कुटी घाटी के नाम से। ये है कुटी घाटी, और इसी कुटी घाटी के ठीक साथ में एक गांव है जो हमारी धारचूला तहसील के अंतर्गत आता है और इस गांव का नाम है गुंजी। और गुंजी में ही सबसे पहली नदी आकर समाहित होती है काली नदी में, जिसका नाम है कुटियांगटी नदी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से, कहां से निकलती है और गुंजी नामक क्षेत्र में ये नदी आकर मिल जाती है। ये है गुंजी और धारचूला तहसील के अंतर्गत है। गुंजी में सबसे पहली नदी हमारी कौन सी नदी आकर मिल रही है? कुटियांगटी नदी। और कुटियांगटी नदी कहां से निकलती है? इसी जागसेर श्रेणी के दक्षिणी पश्चिमी ढाल से। यहां से इस प्रकार से हमारी कुटियांगटी नदी आकर सीधा संगम बना लेती है गुंजी नामक स्थान पर। यह रही कुटियांगटी नदी। कुटियांगटी नदी। अब कुटियांगटी की भी अपनी सहायक नदियां हैं, जैसे संगचुगना, निरकुट और थुमका। संगचुगना, निरकुट, थुमका। संगचुगना, एक और नदी सहायक नदी है निरकुट, और फिर अगली इसमें एक और नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम है थुमका। तो ये तीनों नदियां संगम बनाती है हमारी क्या कहते हैं, कुटियांगटी नदी से, और फिर कुटियांगटी नदी अपनी जल राशि लेकर आगे बढ़ती है और गुंजी नामक जो धारचूला तहसील के अंतर्गत एक गांव है, यहां पर आकर अपना जल राशि लेकर आ जाती है।
तो पहली नदी काली नदी में कुटियांगटी नदी आकर मिलती है। कुटियांगटी नदी की 3 सहायक नदियां हैं, जिनमें हमने अभी देखा संगचुगना, निरकुट, ठुमका, और ये फिर आगे बढ़कर कहां पर संगम बना लेती है, गुंजी नामक स्थान पर काली नदी से। अब काली नदी फिर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए अब ये पहुंचेगी स्यालपंथ या खेला में, और स्यालपंथ और खेला भी धारचूला तहसील के ही अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर अब काली नदी की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है पूर्वी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा गुआनखान ग्लेशियर से निकलती है और आगे बढ़ते हुए 91 किलोमीटर लंबा सफर तय करके ये नदी सीधा संगम बना लेगी हमारा स्यालपंथ या खेला में। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। काली नदी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ते हुए नदी पहुंच गई है हमारी कहां पर, सीधा स्यालपंथ या इसी को खेला भी कहते हैं। स्यालपंथ या खेला, जो भी ऑप्शन में आए आप वहीं पर टिक कर दीजिए। और ये स्थल भी, ये भी गांव, खेला गांव भी धारचूला तहसील के अंतर्गत आता है। यहां पर कौन सी नदी आकर मिलती है, इसकी सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा, और ये नदी निकलती है हमारी गुआनखान ग्लेशियर से, ये वाला गुआनखा ग्लेशियर। और इस प्रकार से ये नदी सीधा आगे बढ़ के अपना संगम बना लेती है, किसमें, काली नदी में। और ये लगभग 91 किलोमीटर का सफर तय करती है। कौन सी नदी है, पूर्वी धौली गंगा। ये पूर्वी धौली गंगा गुआनखान ग्लेशियर से आगे निकलती है और आकर स्यालपंथ में मिल जाती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं लिस्सर, नांदारमा, सेलियांगटी और कंचुतिज। कौन कौन सी है, लिस्सर, अगली कौन सी है, नांदारमा, अगली नदी सेलियांगटी, और नेक्स्ट है कंचुतिज। कंचुतिज। तो ये 4 सहायक नदियां हैं हमारी पूर्वी धौली गंगा की, और ये नदी भी हमारी लगभग 91 किलोमीटर सफर लेकर सीधा स्यालपंथ में पहुंचती है और अपने साथ इन सभी नदियों की जल राशि लेकर स्यालपंथ में काली नदी से मिला लेती है। तो इस प्रकार से हमारी काली नदी में आकर मिल जाती है गुआनखान ग्लेशियर से पूर्वी धौली गंगा स्यालपंथ नामक स्थान पर। अब यहाँ से नदी फिर आगे बढ़ती है और नदी पहुँच जाएगी जौलजीबी में, और जौलजीबी में यहाँ पर इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी है गोरी नदी, जो अपना 104 किलोमीटर लंबा सफर तय करके जौलजीबी में आकर इसमें संगम बना लेती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेशन की ओर। काली नदी फिर से आगे बढ़ गई है और नदी आगे बढ़ते हुए अब अगले स्टेशन कहां पर पहुंच गई है, जौलजीबी में पहुंच गई है। जौलजीबी से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है हमारा जौलजीबी, और जौलजीबी हमारा मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत आता है। अगर मैं जौलजीबी की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जौलजीबी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेले का आयोजन किया जाता है, और ये मेला 14 नवंबर को शुरू हो जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मेला लगता है, और एक तरह से ये वर्तमान में व्यावसायिक मेले के रूप में लगता है। अगर इस मेले की हम इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम इस मेले की शुरुआत 1 नवंबर 1914 को की गई थी। ये आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जब मैं आपसे मेले पढ़ाऊंगा तो उस दौरान और अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर जौलजीबी की बात करें तो 1 नवंबर 1914 को इस मेले की शुरुआत की थी एक व्यापारी थे गजेंद्र जी। तो गजेंद्र जी के द्वारा इस जौलजीबी मेले की शुरुआत की गई, और इसके बाद फिर ये मेला
प्रत्येक 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन हमेशा आयोजन इसका किया जाता है। और साथ ही साथ इसी मेले में आपको नेपाल और उत्तराखंड की संस्कृति भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर चाइना, नेपाल और जो भोटिया जनजाति है उनकी भी एक तरह से संस्कृति को देखने को मिल जाती है इस मेले के अंतर्गत। तो जौलजीबी में काली नदी पहुंच चुकी है और यहाँ पर संगम बनाती है इसकी एक प्रमुख नदी, और इस नदी का नाम है गौरी गंगा। और गौरी गंगा के उद्गम के लिए जाना पड़ेगा कहाँ पर? मिलम ग्लेशियर में। ये रहा मिलम ग्लेशियर। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर से हमारी नदी निकलती है गौरी गंगा और आकर सीधा जौलजीबी में अपना संगम बना लेती है। गौरी गंगा 104 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके पहुंच जाती है हमारी कहां पर? जौलजीबी नामक स्थान पर। 104 किलोमीटर सफर मिलम ग्लेशियर से निकलती है, तो थोड़ी सी चर्चा हमारी मिलम ग्लेशियर पर भी होगी। देखिए, ये जो मिलम ग्लेशियर है ये मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत आता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार से बन रहे हैं किस तहसील के अंतर्गत है, कौन सा स्थल किस तहसील के। तो मिलम ग्लेशियर मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत है। इसके साथ साथ इसी मिलम ग्लेशियर के पास एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था मिलम गांव, और इसी मिलम गांव के नाम पर इस ग्लेशियर का भी नाम पड़ा है मिलम गांव। ये जो मिलम गांव है, अगर मैं इस मिलम गांव का आपको इतिहास बताऊं तो पूरे पिथौरागढ़ में जितने भी गांव थे उन सभी गांव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी मिलम गांव में हुआ करती थी। लेकिन 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के कारण ये इन गांवों को, क्योंकि बिल्कुल सीमांत बॉर्डर पर थे, तो इन गांवों को खाली करने पड़े और वर्तमान में अब ये गांव बिल्कुल वीरान हो चुका है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इसी मिलन गांव से दो प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने सुना होगा पंडित नैन सिंह जी और दूसरे कैलाश सिंह जी। पंडित नैन सिंह और कैलाश सिंह ये दोनों के दोनों हमारे सर्वे से जुड़े हुए बहुत बड़े व्यक्ति रहे, ख्याति प्राप्त व्यक्ति है। तो ये दोनों का संबंध इसी गांव से है, मिलम गांव से। और इसी मिलम गांव से हमारी नदी निकलती है गौरी गंगा। कौन सी नदी निकलती है? गौरी गंगा। और ये गौरी गंगा पूरा 104 किलोमीटर सफर तय करके सीधा पहुंच जाती है जौलजीबी में। अब यहाँ पर शब्द है गौरी गंगा, कि गौरी गंगा इसे क्यों कहा जाता है? इसका एक दूसरा नाम है चांदी गंगा। चांदी, सिल्वर, चांदी गंगा भी कहते हैं और गौरी गंगा भी। चांदी या गौरी गंगा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी घाटियों से होकर बहती है और उन घाटियों में पथरीली घाटियां हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर है। ऐसे में जब खड़े घाटियों में कोई जल बहता हो तो वो पत्थरों से रगड़कर सूर्य के प्रकाश में आकर सफ़ेद दिखने लग जाता है। ऐसे में अगर आप इस गौरी गंगा को दूर से देखें तो ये नदी आपको बिल्कुल पूरी इस प्रकार से दिखाई देती है जैसे कोई सफ़ेद वो बिछाया गया है। इसीलिए इसको गौरी गंगा या चांदी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है इसकी अन्य सहायक नदियों में। तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जैसे रलमगाड़ है, पन्यूगाड़ है, जिमियागाड़ है। कौन कौन सी है? रलमगाड़, रलमगाड़, अगली है पन्यागाड़, जिमियागाड़, यहां से भी प्रश्न पूछ जाते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। तो रलमगाड़, पन्यागाड़, जिमियागाड़, मंदकिनीगाड़, गोनखागाड़, इसके साथ साथ सुरिंगगाड़। मंदकिनीगाड़, गोनखागाड़, सुरिंगगाड़। ये वो सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो आकर संगम बनाती है गौरी नदी में या अपनी जल राशि लेकर आती है गौरी नदी में, और फिर गौरी नदी अपनी जल धारा लेकर सीधा जौलजीबी में काली नदी में आकर मिल जाती है।
तो यहाँ पर जौलजीबी में अभी हमने चर्चा की कि काली नदी जब सियालपन से आगे बढ़ती है तो जौलजीबी में पहुंचती है। जौलजीबी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखी, क्योंकि यहाँ पर जौलजीबी मेला भी लगता है। और इसी जौलजीबी में नीलम ग्लेशियर से गौरी गंगा निकलती है और 104 किलोमीटर सफर तय करके यहाँ पर पहुंचती है। इसके अलावा इस गौरी गंगा की भी सहायक नदियां जैसे रलमगाड़, पन्यागाड़, जिम्यागाड़, मंदकिनीगाड़, गोनखागाड़ और सुरिंगाड़, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं हमारी गौरी गंगा की। अब यहाँ से नदी फिर आगे बढ़ती है और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन पर नदी आगे जाकर पहुंचती है और इस स्टेशन का नाम होगा पंचेश्वर स्टेशन। तो चलिए नदी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पंचेश्वर में कौन सी नदी काली नदी में आकर अपना संगम बनाती है। हम पहुंच चुके हैं पंचेश्वर में और पंचेश्वर में काली नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी, या आप कह सकते हैं कि काली नदी में सबसे ज्यादा जल राशि लाने वाली नदी या काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, वो न है सरयू नदी। तो यहां पर पंचेश्वर में सरयू नदी आकर इसमें मिल जाएगी। पंचेश्वर, आप सभी को पता है कि यहीं पर काली और सरयू नदी के इस पर पंचेश्वर बांध भी बन रहा है। पंचेश्वर बांध, और ये जो पंचेश्वर बांध है ये लगभग 1996 में इस पंचेश्वर बांध को शुरू किया गया था। नेपाल और भारत की एक संयुक्त परियोजना है हमारी पंचेश्वर बांध, और पंचेश्वर बांध 1996 में शुरू किया गया था, लेकिन आज भी इतना समय हो गया है तो पंचेश्वर बांध पूर्ण रूप से नहीं बन पाया, क्योंकि लगातार विवादों में है हमारा पंचेश्वर बांध। ये जो पंचेश्वर बांध है ये कम से कम 4800 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा। इसके अलावा भी इसमें और अगर दूसरा बांध जोड़ दिया जाए तो ये 6700-6800 मेगावाट के आसपास चले जाता है। और इस बांध की अगर हम बात करें तो ये पूरे की पूरे जो दक्षिणी वाला क्षेत्र है इसका सबसे ऊंचा बांध होगा, और साथ ही साथ इस बांध को बनाने का जो टारगेट रखा गया है 2026 तक इस बांध को पूरा करना है और 2028 को इस बांध से बिजली का उत्पादन भी करना है। लेकिन समस्या क्या आ रही है? नेपाल और भारत के बीच के रिश्ते। लगातार इस बांध में यहाँ के लोग भी विवाद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो इस बांध की सीधी सीधे चपेट में आ रहे हैं। और फिर ये जो क्षेत्र है उत्तराखंड भूकंप की जोन से अगर देखें तो 4 और 5 में है, और ये वाला जहां पर पंचेश्वर बांध बन रहा है तो इसमें अल्मोड़ा भी शामिल है, अल्मोड़ा के गांव भी है, चंपावत के गांव भी है, पिथौरागढ़ के गांव भी है, और भूकंप जोन 4 में है। ऐसे में यहाँ के लोग भी विरोध कर रहे हैं और ऊपर से नेपाल के साथ भी बातचीत सही से नहीं बन पा रही है। तो अभी तक बांध जो हमारी परियोजना है निर्माणाधीन है। लेकिन हमें बात करनी है कि जब पंचेश्वर बांध को मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, इस पर मैं एक वीडियो अलग से ही बनाऊंगा कि क्या क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। लेकिन हमें देखना है कि काली नदी पंचेश्वर बांध पर पहुंच गई है, पंचेश्वर नामक स्थान पर पहुंच गई है, और इसी पंचेश्वर में इसमें आकर मिलती है इसकी प्रमुख सहायक नदी सरयू नदी। और सरयू नदी के लिए जाना पड़ेगा बागेश्वर क्षेत्र में। अभी तक तंत्र बन रहा है हमारा पिथौरागढ़ जिले में। तो बागेश्वर में एक जगह है सरमूल, यह है सरमूल, और इसी सरमूल श्रेणी से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सरयू नदी। इसके अलावा एक सरयू नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है गोमती, और गोमती निकलती है हमारी डेबरा श्रेणी से। यह है डेबरा श्रेणी। गोमती नदी डेबरा श्रेणी से और सरमूल नामक स्थान से सरयू नदी आकर एक जगह पर मिलती है और उस स्थल का नाम है बागेश्वर। इसे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर छुपे हुए हैं इस बागेश्वर जगह पे भी। बागेश्वर देखिए, यह तंत्र बन रहा है सरयू नदी का, और काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है सरयू नदी। सरमूल क्षेत्र से निकलती है और आगे बागेश्वर में जब पहुंचती है तो इसकी एक सहायक नदी है गोमती, और दोनों की दोनों बागेश्वर में मिल जाती है। अगर मैं सरयू नदी की बात करूं तो सरयू नदी काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और इसके साथ साथ सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी की संज्ञा भी दी जाती है। हमारे मानसखंड में उल्लेख है कि कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी को माना जाता है। इसके साथ साथ
सरयू और गोमती नदी को, इनका दोनों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तो जहां गोमती की तुलना यमुना नदी से की जाती है, तो वहीं सरयू की गंगा नदी से की गई है। अर्थात ये प्रश्न बन सकता है कि गंगा और यमुना नदी के नाम से किन नदियों को जाना जाता है? तो सरयू को गंगा के नाम से, जबकि गोमती को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यहां से नदियां दोनों संगम बना रही हैं बागेश्वर में। बागेश्वर यहीं पर एक मंदिर है और इस मंदिर का नाम है बागनाथ। बागेश्वर से बहुत सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं। बागनाथ मंदिर, और इसी बागनाथ मंदिर के कारण बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। इसके अलावा यहीं पर इसी संगम पर आप सभी लोग जानते हैं कि 1921 में 1921 में कूली बेगार के खिलाफ बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ा गया था और इसी जगह पर पहली बार सरयू नदी में कूली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को बहा दिया गया था। इसके साथ साथ इसी स्थान पर, यानी कि इन्हीं दोनों के संगम पर, महात्मा गांधी जी के द्वारा भी 1929 में स्वराज आश्रम या स्वराज भवन नामक भवन का भी निर्माण किया गया था। तो बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं हमारे बागेश्वर से। बागेश्वर के पास ही बागनाथ का मंदिर है, इसी कारण इसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। इसके अलावा यहीं पर 1921 में जो है कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई गई थी और सारे जितने कुली बेगार संबंधित रजिस्टर थे उन्हें सरयू नदी में बहा दिए गए थे। 1929 में महात्मा गांधी जी के द्वारा इसी स्थान पर स्वराज भवन का भी निर्माण करवाया गया था। इस स्थान से अब ये नदी आगे बढ़ती है सरयू नदी के नाम से, और नदी जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए इसमें एक और नदी आकर मिलती है। अब ये पहुंच जाएगी काकरी घाट में। कहां पर पहुंच जाएगी? काकरी घाट। सरयू नदी पहुंच गई है काकरी घाट, और काकरी घाट में इसकी प्रमुख सहायक नदी है पनार नदी, और पनार नदी निकलती है इसी डेबरा श्रेणी की दक्षिणी धार से। यह है पनार नदी। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पनार नदी किसकी सहायक नदी है? पनार नदी हमारी सरयू नदी की सहायक नदी है। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी भी सरयू की सहायक नदी है। इसके बाद हमारी सरयू नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए अब ये पहुंचती है रामेश्वर तीर्थ, जहां पर इसमें एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है सरयू नदी की, अर्थात पूर्वी रामगंगा। तो आइए चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से सरयू नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए अब ये नदी पहुंच गई है रामेश्वर तीर्थ में, और रामेश्वर तीर्थ में इस नदी में एक और महत्वपूर्ण नदी आकर मिलती है पूर्वी रामगंगा। ये है हमारा रामेश्वर तीर्थ, और रामेश्वर तीर्थ में पूर्वी रामगंगा, और पूर्वी रामगंगा निकलती है हमारी नामी ग्लेशियर से। पूर्वी रामगंगा और रामेश्वर में आकर मिल जाती है, और यहीं से फिर सरयू नदी आगे बढ़कर सीधा संगम बना लेती है हमारा पंचेश्वर में। यह है हमारी सरयू नदी। सरयू नदी में जो हमारी ये रामगंगा नदी आकर मिलती है, ये भी लंबा सफर तय करके आती है, अर्थात 108 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके ये सीधा अपनी जल राशि लेकर आती है रामेश्वर में सरयू नदी में। जबकि सरयू नदी सरमोल श्रेणी से लेकर यहाँ तक 142 किलोमीटर का सफर तय करके आखिर में काली नदी में पंचेश्वर के पास मिल जाती है। तो ये था हमारा सरयू नदी का तंत्र। इसके अलावा यहीं पर एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि रामगंगा की सहायक नदियां कौन सी है? तो आप याद रखेंगे, एक गरसतिया गाड़ है और दूसरी बेरल गाड़ है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। रामगंगा की सहायक नदियां हैं, एक है गरसतिया और दूसरी है बेरल गाड़। तो ये दोनों की दोनों रामगंगा की सहायक नदियां हैं, और अंत में फिर रामगंगा रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू नदी में मिल जाती है और सरयू नदी पंचेश्वर बांध के पास संगम बना लेती है। अब इसके बाद हमारी जो काली नदी है, इसकी जल राशि बढ़ती है और नदी फिर आगे बढ़ जाती है। नदी यहां से अब सीधा कहां पर पहुंचती है? अब ये पहुंचती है चूका नामक स्थान पर,
और चूका में इसमें एक महत्वपूर्ण नदी है काली नदी की सहायक नदी लदिया नदी आकर मिलती है। तो आइए आगे इस तंत्र को बढ़ाते हैं। काली नदी आगे बढ़ चढ़ी है और आगे बढ़ते हुए अब अगला स्टेशन सीधा पंचेश्वर के बाद है चूका, और चूका में इसकी एक और सहायक नदी आकर मिलती है और इस नदी का नाम है लदिया नदी। लदिया नदी भी गजार क्षेत्र से निकलती है। कहां से निकलती है? गजार क्षेत्र से लदिया नदी निकलती है और आगे बढ़ते हुए सीधा चूका नामक स्थान पर मिल जाती है हमारे काली नदी से। इसके अलावा लदिया नदी की भी एक अपनी सहायक नदी है जिसे आप याद रखेंगे, और इस नदी का नाम है कोइराला नदी। तो कोइराला नदी किसकी सहायक नदी है? लदिया नदी की। और लदिया नदी स्वयं किसकी सहायक नदी है? लदिया नदी है काली नदी की सहायक नदी। अब इसके बाद ये नदी फिर आगे बढ़ती है और इसी के साथ साथ इसी चूका स्टेशन के बाद एक नेपाल से भी इसमें काली नदी में नदी आकर मिल जाती है। जब काली नदी यहाँ से आगे बढ़ती है तो अब इस नेपाल क्षेत्र से एक नदी आकर मिलती है और इस नदी का नाम है रामगुण नदी। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि नेपाल से कौन सी नदी आकर इसमें मिलती है? रामगुण नदी आकर मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो ये तंत्र है यहाँ से नीचे आपको नहीं दिखाई देगा, मुझे इसके लिए थोड़ा सा तंत्र को आप मिटाना पड़ेगा और आगे का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं चूका, और चूका से फिर आगे का तंत्र हम अलग से बनाते हैं। उम्मीद करता हूं आप यहां तक एक एक करके समझ रहे होंगे। देखिए हम पहुंचे हैं चूका नामक स्थान पर, और यहां पर हमने देखा कि काली नदी की एक सहायक नदी है, ये काली नदी है, और काली नदी की सहायक नदी है लदिया नदी, और लदिया नदी का उद्गम था गजार क्षेत्र बागेश्वर से। और आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि इस लदिया की भी एक सहायक नदी थी और इसका नाम था कोइराला नदी। कोइराला नदी यहां से जब चूका से हमने देखा नदी आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ते हुए इसमें एक नदी इधर नेपाल क्षेत्र से आती है और इस नदी का नाम है रामगुण नदी। यानी कि नेपाल से रामगुण नदी आकर इस नदी में मिल जाती है। अब नदी फिर आगे बढ़ती है और अब इस पर बना है, अब ये पहुंच जाएगी सीधा चंपावत में प्रवेश कर जाएगी, और चंपावत में बना है इसी नदी पर टनकपुर बैराज। नदी आगे बढ़ी और यहां पर चंपावत में प्रवेश कर चुकी है और इस जगह पर इस पर बना हुआ है टनकपुर बैराज। टनकपुर बैराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टनकपुर बैराज, यहां से प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि टनकपुर बैराज की स्थापना कब हुई? तो 6 दिसंबर 1991 को टनकपुर बैराज को बनाया गया था। और इसके साथ साथ पूछा जा सकता है कि जो हमारा ये टनकपुर बैराज के दौरान जो नेपाल के साथ संधि की गई थी, इस दौरान नेपाल और भारत के बीच क्या हुआ था? तो आइए इसे भी जानते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि टनकपुर बैराज 6 दिसंबर 1991 को इसे बनाया गया था और यह समझौता माना जाता है टनकपुर नेपाल समझौता। इस समझौते में हुआ क्या था? इसमें यह हुआ था कि नेपाल भारत को भूमि देगा, और भारत को भूमि कितनी देगा? 2.1 हेक्टेयर, और फिर भारत उसको बदले में क्या देगा? एक तो उनको जल राशि देगा और दूसरा 10 मेगावाट बिजली भी उत्पादन करके देता रहेगा। तो इस हमारे टनकपुर बैराज के साथ जो संधि हुई थी, यही संधि थी 1991 का, तो इस आधार पर बनाया गया है टनकपुर बैराज। यानी कि टनकपुर बैराज के लिए जमीन हमें नेपाल के द्वारा दी गई है 2.1 हेक्टेयर, और उसके साथ साथ भारत फिर क्या देगा? एक तो जल उन्हें पहुंचाता है और दूसरा फिर 10 मेगावाट बिजली उत्पादन देने का हमने उनसे वादा किया है। टनकपुर बैराज के बाद अब हमारी जो काली नदी है ये सीधा प्रवेश कर जाएगी बनवसा क्षेत्र में। बनवसा क्षेत्र वही क्षेत्र जो बोक्सा जनजाति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। बोक्सा जनजाति का मूल क्षेत्र माना जाता है बनवसा क्षेत्र। तो बनवसा क्षेत्र में पहुंच गई है हमारी काली नदी। ये है इधर वाला बनवसा क्षेत्र। ये भी आपको आना चाहिए कि बनवसा क्षेत्र किस नदी के तट पर है? चंपावत वाले क्षेत्र में है, यानी कि काली नदी के तट पर है।
बनवसा से अब नदी फिर आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए इस पर अब फिर से एक बैराज बनाया गया है और इस बैराज का नाम है शारदा बैराज। और शारदा एक संधि भी है भारत और नेपाल के बीच, या हम कह सकते हैं कि अंग्रेज और नेपाल के बीच शारदा संधि है। लेकिन जो भी है, यहाँ पर इस नदी पर आगे एक बांध बना है, सॉरी बैराज बना है और इस बैराज को जाना जाता है शारदा बैराज के नाम से। यह है शारदा बैराज, शारदा बैराज। देखिए, अगर मैं शारदा बैराज के इतिहास के पीछे जाऊं तो जो ये शारदा बैराज है, एक तरह से नेपाल और गोरखों के बीच एक संधि हुई थी 1820 में, और संधि हुई थी इस शारदा बैराज को बनाने के लिए। और फिर दोनों के बीच हामी भी हुई, और हामी होने के बाद फिर ये जो बैराज था ये बनकर कब पूर्ण हुआ, तो ये बैराज हुआ था 1828 को, यानी कि 1828 में हमारा शारदा बैराज बनकर पूरा हुआ। उस समय तत्कालीन जो यूपी के गवर्नर थे संयुक्त प्रांत के, वे थे मैकलन हेली जी, और इन्हीं मैकलन हेली ने फिर इसे 1928 में राष्ट्र को समर्पित किया था। तो ये था हमारा शारदा बैराज। अब इस शारदा बैराज से नदी फिर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए अब ये सीधा इसी के तट पर बना हुआ है हमारा महेंद्र नगर। नेपाल में एक नगर है महेंद्र नगर। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नदी के, तो यहीं पर अब शारदा के बाद इसी के साथ महेंद्र नगर भी बना हुआ है। महेंद्र नगर के बाद अब ये सीधा नदी चले जाती है हमारी नेपाल में, और नेपाल से आगे बढ़ते हुए इसे शारदा के नाम से जाना जाता है, और नेपाल से सीधा यूपी और बहराइच में जाकर ये गंगा नदी से संगम बना देती है। लेकिन एक चीज आप और याद रखेंगे, जो मैंने आपको शारदा बैराज पढ़ाया है, इस शारदा बैराज से एक नहर निकाली गई है। एक नहर तो उत्तराखंड की ओर है, जो उधम सिंह नगर और चंपावत आदि क्षेत्र को सिंचित करती है। इसका नाम है शारदा कैनाल। और एक यहीं से महेंद्र नगर क्षेत्र की ओर, यानी कि नेपाल की ओर नहर निकाली गई है, जिसका नाम है महाकाली इरिगेशन कैनाल। महाकाली इरिगेशन कैनाल शारदा बैराज से नेपाल की ओर निकाली गई है, और शारदा कैनाल यहां से शारदा बैराज से उत्तराखंड की ओर निकली है। बाकी जो मूल धारा है ये यहां से प्रवेश कर जाती है नेपाल में, और अब इसके बाद नेपाल में से शारदा के नाम से भी जाना जाता है, और नेपाल से फिर ये यूपी चले जाती है, और यूपी के बहराइच में ये नदी संगम बना लेती है गंगा नदी से, यानी कि गंगा की सहायक नदी बन जाती है आगे, और यूपी में इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा दोस्तों काली नदी तंत्र, और इसमें एक एक करके हमने सभी नदियों पर चर्चा भी की, साथ ही साथ कुछ जो प्रमुख स्थल थे उन पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है। काली नदी तंत्र में इतना ही है। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।